बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। देखिए, हमारे YouTube चैनल नहीं, आपने सभी के YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम लोग रीट के सिलेबस में जो अपना टॉपिक चल रहा था फोर्स, उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फोर्स के बारे में जो अध्ययन किया था वो कहां तक किया था? हम लोगों ने किया था समागी और समागी बल के बारे में चर्चा की थी। समागी से मतलब है, एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते अपन। समागी बल के लिए अपन लोगों ने चर्चा की थी और समागी में अपन ने 3 स्थितियां की थी। 3 स्थितियां कौन कौन सी थी? एक बार तो किसी भी समागी बल क्या होता है? किसी एक रेखा के अनुदिश, ठीक है, एक लाइन के अकॉर्डिंग लगने वाला फोर्स है, वो कौन सा हो गया? समागी बल हो गया। देखो 3 स्थितियां कौन सी थी कि एक बार तो अपन ये कहा था कि दोनों बल हैं वो विपरीत डायरेक्शन में लगते हो, ठीक है। और दूसरी स्थिति अपन ने क्या की थी कि दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लगते हो। और तीसरी स्थिति अपन ने की थी कि 2 बल हैं वो किसी एंगल पर कार्यरत हो। तो ये 3 स्थितियां हम लोगों ने की थी, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट अपन पढ़ते हैं, समागी बल से रिलेटेड ही, जो अपन ने पॉइंट किया था कि दोनों बल की दिशाएं सेम हो या अलग अलग हो। तो उनके लिए देखिए, एक बल इसे अपन कह सकते हैं संतुलन बल। कौन सा कह सकते हैं? संतुलन बल। संतुलन बल से मतलब क्या हुआ? जैसे अपन ने बात की थी कि कोई भी वस्तु अपने पास है, उस पर 2 बल लग रहे हैं, एक ये लग रहा है पर एक ये लग रहा है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर दोनों बल कार्यरत हैं और यदि दोनों बलों का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत है, देखिए जैसे एक पत्थर अपने पास या कोई पिंड है, ठीक है, उसको अपने रस्सी से इधर बांध दिया, इधर बांध दिया। अब इधर भी उतना ही फोर्स लगाए, इधर भी उतना ही फोर्स लगाए, तो वस्तु गतिशील होगा? नहीं होगा। सेम जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, यानी दोनों तरफ बल का मान बराबर है। तो वस्तु की 2 चीज ध्यान रखना, इसकी न ही तो गति में परिवर्तन होगा, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। गतिशील है तो देखो अब इसी सिचुएशन आ जाए कि वस्तु गतिशील है और उसको आगे से एक तरफ बल लगा दिया दूसरी तरफ, तो वो असंतुलित बल की स्थिति बन जाती है। क्योंकि गतिशील जिस दिशा में है उधर फोर्स लगेगा, तो एक तो जिस वस्तु का गति कर रही है खुद का फोर्स हो गया और एक सामने से फोर्स लगाया जा रहा है, तो दोनों का परिणाम ही ज्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में तो गति में परिवर्तन होगा, यानी धीरे धीरे चलते चलते वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। लेकिन एक स्थिर वस्तु यदि अपने पास है, एक स्थिर वस्तु अपने पास है, तो इसके लिए दोनों बल का परिमाण यदि बराबर है तो उसकी गति में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देगा। और दूसरा, उसकी स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। गति और स्थिति दोनों में परिवर्तन नहीं होगा। वे बल कौन सा कहलाते हैं? संतुलन बल कहलाते हैं। और वस्तु की वो स्थिति कौन सी कहलाती है? उसकी साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। या फिर इसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि वस्तु की संतुलन की स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति है? संतुलन की स्थिति। मेन बात ध्यान में रखना इसमें कि यदि किसी वस्तु पर परिमाण में बराबर दोनों बल यदि विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो बल की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो बल कौन से कहलाएंगे? संतुलन बल कहलाएंगे। और वो वस्तु है वो कौन सी अवस्था में कहलाएगी? संतुलन अवस्था में या साम्य अवस्था में कहलाएगी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। ये तो छोटी सी बात थी संतुलन की। यदि ऐसा आ जाए कि असंतुलन बल कौन सा होता है, तो देखिए यदि मान लो कि दोनों बल हैं वो परिमाण में ज्यादा, जैसे मान लो कोई स्थिर वस्तु की बात करते हैं, एक बार कोई स्थिर वस्तु ही अपने पास है और उस पर F1 F2 2 बल लग रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि अपन कि F2 ज्यादा है F1 से,
ठीक है, कि ये बल इस बल से ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो किसी को अपने पिछले भी एग्जांपल किया था कि अपना डस्टर है, ठीक है, एक मोटा व्यक्ति इसको खींच रहा है जिसमें बल ज्यादा है और एक पतला व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है, तो बताइए पावर कौन सा है, मोटे वाले का ज्यादा, तो वस्तु किधर गति करना शुरू करेगी, इधर गति तो करेगी, ठीक है। तो इस स्थिति में वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, वस्तु की गति में परिवर्तन होगा और स्थिति में भी परिवर्तन होगा, स्थिति में भी परिवर्तन होगा, यानी असंतुलन की स्थिति में वस्तु की गति में, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि यदि किसी वस्तु पर दोनों विपरीत दिशाओं में यदि बल लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब तो अपने को पता ही है कि जिस दिशा में दोनों बल लग रहे हैं उस दिशा में वस्तु गति करेगी। लेकिन दोनों विपरीत डायरेक्शन में और एक बल का परिमाण ज्यादा हो, तो जिस बल का परिमाण ज्यादा है वस्तु उसी दिशा में क्या करेगी, गति करेगी, ठीक है। तो F2 F1 की स्थिति कौन सी बनेगी कि वस्तु किधर गति करेगी, इस दिशा में गति करना शुरू करेगी, ठीक है। तो वस्तु की गति में और स्थिति में परिवर्तन होगा। इससे अपन कौन सी कह सकते हैं, असंतुलन की स्थिति में, कि वस्तु कैसे रहेगी, असंतुलन की स्थिति में रहेगी, ठीक है। यदि मान लो आपके पास गतिशील वस्तु है, कैसी है, गतिशील वस्तु है, इस पर मान लो आपको ये कह दे कि F1 F2 दोनों बल हैं बराबर ही हैं, कि दोनों बल F ही लग रहे हैं, तो बताइए, और गति आपको बता दे कि वस्तु इधर गति कर रही है, ठीक है। तो वस्तु जैसे गतिशील थी तो एक व्यक्ति ने तो क्या किया, इसे पकड़ के पीछे की तरफ खींचना शुरू किया और एक पकड़ के इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो वस्तु ऑलरेडी गतिशील थी, है कि नहीं, यानी उसमें उसका वेग था, उसकी वेलोसिटी थी, और जो सामने से बल लगा रहा है, जो उसको इधर खींच रहा है, तो वो इसको क्या करेगा और खींचता जाएगा, परिमाण में इतना ही बल इधर लग रहा है, तो वो बल तो दोनों अपने परिमाण में क्या हो गए, बराबर, और वस्तु जिस वेग से गतिशील थी उसका वेग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी जिस वेग से गतिशील थी उसी वेग से क्या होती रहेगी, गति करती रहेगी, ठीक है ना। दोनों परिमाण बराबर है, यदि गतिशील वस्तु है तो जिस वेग से गति कर रही है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य मुख्य बातें हैं, ध्यान रह जाएंगी, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट थे अपने पास, संतुलन बल और असंतुलन बल, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि वस्तु की संतुलन स्थिति और असंतुलन स्थिति भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बल के, अपन ने समूह के आधार पर उसका वर्गीकरण पढ़ा था, अपने दो बल पढ़े थे, एक तो संपर्क बल कहा था और एक कुछ दूरी के लिए बल के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था। एक्चुअल में बल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य मुख्य अपने पास 2-4 बल हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं, जिनमें नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन अपने पास आती है जिसे अपन कह देते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, देखो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे मान लो अपन ने एक रस्सी से, देखो रस्सी से यदि किसी पत्थर को बांध दिया, छोटे से पत्थर को, ठीक है, और अपन उसको घुमाते जाए, जब चारों तरफ उसको गति करवाएंगे तो पिंड है, जो पत्थर है, वो कैसी गति करना शुरू करेगा, वर्तीय गति करना शुरू करेगा। ये स्टेप बनेगी, जैसे पिंड है अपने पास और इसको बांध दिए एक रस्सी से और उसको गति करवा रहे हैं, तो गति कैसी होगी इसकी, वर्तीय गति, ये रस्सी से इसको बांध रखा है, ठीक है। अब देखिए वो पिंड इस वर्ताकार पथ में लगातार गति करते जा रहा है, इसका मतलब इस पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, और वो बल किस तरफ कार्य कर रहा है, जहां से हम लोगों ने उसे पकड़ रखा है, उस रस्सी को जहां से पकड़ रखा और वर्ताकार पथ बन रहा है, यानी उस त्रिज्या के अनुदिश बल कार्य करता है, और वो भी किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ कार्य करता है। इसे कौन सा बल कहते हैं अपन, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा, अभिकेंद्रीय बल, यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु यदि वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना
कि अभिकेंद्रीय बल है उसकी दिशा कौन सी होती है, तो ध्यान रखना कि जिस वर्ताकार पथ में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या के अनुदिश एक बल लगता है, यानी दिशा कैसी रहेगी, त्रिज्या के अनुदिश रहेगी और केंद्र की ओर रहेगी, उस वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर। ध्यान रहेगा, बल की दिशा कैसी होगी, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर। मुझे तो यही पूछ लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल है उसकी दिशा कौन सी होगी, ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होगी और त्रिज्या के अनुदिश होगी। दूसरी बात, इसकी वैल्यू वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसे ध्यान में रखो, तो इसके अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू कितनी होती है, mv² r। ध्यान में रहेगा, mv² में r, जहां पर m क्या है, वो उस पिंड का द्रव्यमान है जो पिंड गति कर रहा है, ठीक है। v क्या है, उस पिंड का वेग है, और r क्या है, उस पथ की, जो वर्ताकार पथ बना है अपने पास, उस पथ की केंद्र से दूरी, यानी उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, ठीक है। r क्या है यहाँ पर, त्रिज्या। तो फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो, F इक्वल्स में कितना होगा, mv² में r, जिसे क्या कहते हैं अपन, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। नॉर्मल बात इसकी दिशा के ध्यान में रखना, और फॉर्मूला F इक्वल से mv² में r होता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, कई बार ऐसा भी पूछ रहे, साधारण से क्वेश्चन है तो आपको पता ही है कि रिट में साधारण से क्वेश्चन आएंगे, ये तो नहीं कि फिजिक्स का मैटर है, बहुत ज्यादा मैटर है तो उससे लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन इसके लिए कौन से, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, ठीक है। ये बात थी अपने अभिकेंद्रीय त्वरण की। तो देखिए, अभिकेंद्रीय बल के बाद अपन बात करें गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा है, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार गुरुत्वाकर्षण बल से या गुरुत्वीय त्वरण से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे साधारणतः आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। पूरा नाम लिखिए तो इसका आइजक न्यूटन। क्या था, आइजक न्यूटन। और सबसे पहले देखो, गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा है, लेकिन एक तो अपन साधारण पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, और एक ऐसा भी कह सकते हैं, इसे सार्वत्रिक बल भी कह सकते हैं। कौन सा कह सकते हैं, सार्वत्रिक बल। यानी सार्वत्रिक का मतलब है सब जगह विद्यमान बल, यानी कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर यह बल कार्य नहीं करता हो, सार्वत्रिक बल भी इसे अपन कह सकते हैं। और इस बल की व्याख्या है वो आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, कौन सी में, प्रिंसिपिया में इसकी व्याख्या की थी। तो ये दोनों चीज भी ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन। या इतना ध्यान रख लेना, न्यूटन ने की थी, और कौन सी बुक में की थी, प्रिंसिपिया, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब देखिए, एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, जैसे मान लो अपने कोई भी वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं, अपने हाथ से अपने वस्तु गिराई तो वस्तु नीचे की तरफ ही जाएगी, यानी पृथ्वी की तरफ जाएगी। तो कोई ना कोई उस वस्तु पर एक बल कार्य कर रहा है, और उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल ही कहते हैं। जिसमें एक पिंड निश्चित है, कौन सा है, पृथ्वी है, कि पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल कौन सा कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, क्या वस्तु के द्वारा एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अन्य कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे मान लो चंद्रमा है, चंद्रमा के द्वारा भी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का भी कि प्रत्येक, जैसे मान लो चंद्रमा है, सूर्य है, या अन्य पिंड है, सभी अपना अपना फोर्स लगाते हैं, ठीक है। चंद्रमा है तो उसका भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कहने का मतलब ये है कि अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर, या फिर देखो कोई भी मान लो एक पिंड ये अपने पास, ठीक है, और दूसरा पिंड ये है,
ठीक है। अब मान लो कि ये हाथ है, एक ये हाथ है, इस हाथ से कोई वस्तु गिराएंगे तो वो इस हाथ की तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं? यानी ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पृथ्वी, देखो पृथ्वी इस हाथ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, लेकिन ये हाथ पर वस्तु का बल है वो कहां पर, इस पर भी लग रहा है। यानी कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण और सार्वत्रिक बल इसे अपन कहते हैं। तो मुख्यतः ये किनके बीच में, दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला बल होता है, ठीक है। और इस बल का मान दोनों पिंडों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कि दोनों पिंड हैं उनका द्रव्यमान उनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। तो मुख्यतः दोनों बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और डेफिनेशन के लिए आप सीधा सीधा कह सकते हो कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी अपने दैनिक जीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो भी परिघटनाएं हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं, अपन डांस कर रहे हैं, जो भी अपन एक्टिविटी अपनी, उन सब पर अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर पृथ्वी के द्वारा फोर्स है जिसकी सहायता से अपन सीधे खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी अपने ऊपर पृथ्वी जो बल लगा रही है वो कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अब देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या उसके मान में कोई परिवर्तन होता है? जैसे मान लो अपन मान लेते हैं कि अपनी पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी से यदि अपन ऊंचाई की तरफ जाएंगे, यानी पृथ्वी के केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ध्यान रखना कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या होगी, कमी होगी। और यदि अपन पृथ्वी सतह से केंद्र की तरफ भी चले तो भी गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या होगी, कमी होगी। दोनों बात ध्यान रखना कि सतह से ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कमी होती जाएगी, और यदि अपन पृथ्वी में गहराई में भी जाएंगे तो भी क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कमी होगी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब देखिए दोनों अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखना। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कहने का मतलब यही है कि सतह से दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या होती है, कमी होती है। देखिए साधारण सा इस बल को अपन इंडिकेट कैसे करते हैं कि कोई भी मान लेते हैं दो पिंड अपने पास से, m1 द्रव्यमान का और एक कितना है m2, तो दोनों के बीच कार्यरत बल है F, वो दोनों पिंडों के और बीच की दूरी मान लेते हैं r दूरी पर क्या है, दोनों स्थित है। तो लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात, बल का मान है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब कंबाइंड रूप से लिखें तो F कितना हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और समानुपाती स्थिति को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू काम में लेते हैं तो वो वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल्स में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यानी g अपन ने काम में लिया है, ये g क्या है यहाँ पर, इसे कहते हैं अपन सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, या इसे अपन गुरुत्वीय नियतांक भी कह सकते हैं। गुरुत्वीय नियतांक कह दो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह दो, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निश्चित होती है। देखो बल का मात्रक यहां से, बल का मात्रक इसके बेस पे अपन सीधा सीधा जानते हैं कितना होता है, न्यूटन होता है, और यहां से g की वैल्यू फिक्स होती है, g का मान कितना होता है, कोई एग्जाम में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार क्या पूछ भी लेता है तो थोड़ा सा ध्यान इस चीज की तरफ ही रखना। g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है। और बात आती है इसकी मात्रक की, तो मात्रक देखो कितना बनेगा, g इक्वल्स में f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, फॉर्मूला ही बनेगा, ठीक है। तो मात्रक कितना बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। क्वांटिटी ध्यान में रखना, इसके लिए 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 होती है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, g की वैल्यू है,
ठीक है, तो दो तीन बातें हो गई अपने पास। दूरी के साथ परिवर्तित होता है, फॉर्मूला ये बन गया अपने पास। जी क्या यहाँ पर है, सार्वत्रिक नियतांक है और जी की वैल्यू कितनी है, ये होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो गुरुत्वाकर्षण बल में अपन ऐसा कहें, गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा अपन बात करें गुरुत्वीय क्षेत्र की। ठीक है, इस बल से संबंधित है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सा बन जाएगा कि कोई भी पिंड है, जैसे मान लो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी किसी पिंड के लिए वह क्षेत्र जिसमें पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रहेगा कि कोई भी, जैसे मान लो ये पिंड है और ये पृथ्वी से इतनी डिस्टेंस पे किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो इस पिंड के लिए ये इसका जो क्षेत्र बना है वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बनता है, वो बन जाता है गुरुत्वीय त्वरण से। ठीक है ना, इससे बनता है गुरुत्वीय त्वरण से, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जैसे मान लो कोई पिंड है, वो पृथ्वी के अधीन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इसमें भी दो तीन अच्छी बातें आती है, वो ध्यान रखना। तो गुरुत्वीय त्वरण, जैसे मान लो अपन देखो, साधारण सी बात कहते हैं कि त्वरण क्या होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है कि नहीं। अब ये पिंड, जैसे मान लो छत से अपन ने कोई पत्थर गिराया, तो जैसे वो पृथ्वी की तरफ जाएगा, उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे किससे निरूपित करते हैं, जी से, स्मॉल जी से क्या किया जाता है, इसे इंडिकेट किया जाता है। कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण। मात्रक की यदि इसकी बात करें तो आपको त्वरण की वैल्यू पता है। अपने पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक में आपको बताया था कि मात्रक त्वरण ये भी फर्क इतना सा है कि ये रेखीय त्वरण कहलाता है और ये कौन सा हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ये साधारणतः बल के लिए काम में आता है और ये किस में आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आ गया, तो ये कौन सा बन गया, गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए मात्रक क्या था इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। और दूसरी चीज आप ध्यान में रखना कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, सॉरी मात्रक हो गया, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, तो वो आप ध्यान में रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार अपने पास छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है। देखो अपने पिछले वीडियो में किया था, जो F=mg फॉर्मूला अपन ने काम में लिया था, जिसको अपन क्या कहते हैं, भार कहते हैं, उसके लिए अपन ने काम में लिया था। तो वहां पर अपन सीधा सीधा 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट इक्वल्स किसके है, 10 के होता है। तो ये क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात तो ये ध्यान रखना, इसके लिए इसकी वैल्यू ध्यान में रखोगे। ठीक है, दूसरी बात गुरुत्वीय त्वरण के लिए ध्यान में रखोगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो भी दूरी पे निर्भर करता है। जैसे अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के मान में ऊंचाई के साथ में परिवर्तन होता है, कमी होती है, वैसे गुरुत्वीय त्वरण के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। यानी गुरुत्वाकर्षण ही कह सकते हैं इसे एक तरह से। गुरुत्वीय त्वरण है वो ऊंचाई के साथ में इसके मान में क्या होगी, कमी होगी। और यदि गहराई की भी बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल में गहराई के साथ भी क्या होती है, कमी होती है। दूसरी बात ध्यान रखना कि पृथ्वी के केंद्र पर यदि सेंटर पॉइंट पर पहुंच गए तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अच्छी बात ध्यान रखना कि पृथ्वी के केंद्र पर ऊंचाई के साथ आपको पता है, गहराई में जाएंगे तो भी इसके मान में कमी होगी। और पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। दूसरी बात कि पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, तो ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम हो, और वो बिंदु कौन सा होता है कि पृथ्वी के ध्रुव होते हैं। ध्रुव कौन से, NS, सुन भाई की बात। तो ध्रुव पर
गुरुत्वीय त्वरण वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ये 2-3 बातें आप गुरुत्वीय त्वरण के लिए ध्यान रखना कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 0 होता है। और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। कई बार ऐसा कह दे कि अपन देखो ध्रुव के अलावा ऐसा भी कह सकते हैं, केंद्र के अलावा विषुवत रेखा है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कितना होता है, 0। कई बार ऐसा कह दिया अपने को कि विषुवत रेखा से अपन कोई वस्तु ले जाए, ठीक है, और अपन ध्रुवों की तरफ जाते जाएं, तो बताइए मुनाफा अपने को ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भार बल क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी उस वस्तु का भार, अच्छी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर वस्तु का भार क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी G0 ये बहुत न्यूनतम होता है। 0 कह दो या न्यूनतम कह दो कि बहुत न्यूनतम होता है, तो यहाँ पर भार क्या होगा, उसका बहुत कम होगा। तो यहाँ से अपन ने कोई वस्तु खरीदी विषुवत रेखा से और ध्रुव पर ले गए, तो ध्रुव पर ले जाके उसका वेट क्या होगा, जी का मान अधिकतम होगा, तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि भार क्या है, mg है। ठीक है, तो भार बढ़ेगा तो लाभ है वो कहां पे होगा, अपने को ध्रुवों पर होगा। तो ध्यान रखना आप कि विषुवत रेखा पर अधिकतम, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0, और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ध्यान में रहेगी। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और बताएं इसमें कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए एक बात और ध्यान रखना कि पृथ्वी, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रमा पर अपन जाए तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान रखना चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। कितना होता है, 1/6 गुना। यानी ध्यान रखोगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है, ध्यान में रहेगी। अब आप एक, जैसे मान लो आपको ये कहते कि पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है उसकी प्रकृति कैसी होती है। कोई भी पिंड, आपको क्वेश्चन ये बना दिया कि कोई सी पिंड को अपन ने छत से गिराया, पिंड है पृथ्वी की ओर जा रहा है, तो बताइए पृथ्वी पिंड पर कौन सा बल लगा रही है। आपको ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिले, आपको ऑप्शन में मिल जाए कि स्थिर वैद्युत बल, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा सीधा हम लोग क्या सोचते हैं कि पृथ्वी लगा रही है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, तो अपना टिक लगाएंगे अपन किसमें, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना पृथ्वी वस्तु क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, और अपनी ओर खींचेगी इसका मतलब कौन सा बल है, आकर्षण बल। यानी ऐसा कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सदैव आकर्षण की होती है। ध्यान देगा, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अपन जानते हैं, पढ़ा अपन ने कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन अपने को ऑप्शन में नहीं मिले और ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो अपन देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं इसमें, तो सीधा सीधा अपन टिक लगाएंगे उस पर, लेकिन वो गलत हो जाएगा। उससे अपन कह सकते हैं, आकर्षण भी कह सकते हैं, आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा। धन्यवाद।